जय हिंद। मैं विकास सिंह चक्रधारी शंखनाथ से, और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सुनील मिश्रा जी से। तो स्वागत है डॉक्टर सुनील मिश्रा जी। अच्छा मिश्रा जी, डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये डॉक्टरी के पेशे में कब से हैं और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? डॉक्टरी का पेशा नहीं कहा जा सकता, इसको एक समाज सेवा का एक पार्ट है ये। और पिछले 19 वर्षों से मैं हूँ यहाँ पे इसी जगह पे हूँ, और ये विजयनगर का क्षेत्र है नालासोपारा पूर्व में। तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जनता के बीच में डायरेक्ट संपर्क हो जाता है और कुछ भी एक जनता से डायरेक्ट बॉन्डिंग हो जाती है, जनता के से जुड़ के बहुत सारे काम होते हैं इसमें। डॉक्टरी के अलावा भी बहुत सारे समाज कार्य होते हैं इसमें डॉक्टरी पेशे में है। हमने सुना है आप बीजेपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपने बीजेपी को क्यों चुना इलेक्शन के लिए? एक्चुअली हम बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। हमारे पिताजी भी बीजेपी के नेता हुआ करते थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और गुरु गोलवलकर, इन सबके विचारों से मैं काफी प्रभावित था। अटल जी के भाषण में बचपन में बहुत सुना करता था। और तो राष्ट्रवादी विचारधारा है पार्टी की, हिंदुत्व की विचारधारा है, और इस वजह से मैं बीजेपी से जुड़ा। डॉक्टर साहब, मेरा और एक क्वेश्चन है कि एनआरसी के बारे में आपकी क्या राय है? एनआरसी के बारे में मेरी राय ये है कि एनआरसी बहुत अच्छा और एक बहुत ही बहादुरी भरा कदम केंद्र सरकार ने उठाया था। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और दुनिया के हर देश में हर वहाँ के हर नागरिक का एक रजिस्टर होता है जिसमें उनका पूरा डेटा दिया जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है जिसमें ये परवेज मुशर्रफ जी जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका भतीजा अमेरिका गया था, और वो सिर्फ 7 दिन, उसका वीजा एक्सपायर होने के 7 दिन बाद वो एक्स्ट्रा वहां रह गया था, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया था। तो नागरिकता के कानून वहां के इतने ज्यादा कठोर हैं, तो उसकी तुलना में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक डेटा तैयार किया जा रहा था कि हमारे देश में कितने नागरिक हैं, क्या है, उसी के माध्यम से सरकार की जो सेवाएं होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, उन नागरिकों को तक पहुंचाने का एक माध्यम था। अब लेकिन अब विपक्ष ने उसको तिल का ताड़ बना लिया, तो उसके के चक्कर में उनको लग रहा है कि अब एनआरसी आ जाएगी तो सारे लोग देश से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये तो एक भ्रमजाल फैलाया गया है, बाकी और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी आड़ में और तिरंगे का भी जो अपमान हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना है? ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, उसके माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगा। कोई चीज है, अगर हम उसको 70 साल से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और 70 सालों से हम उस लाइन पे चलते हुए हम कंटिन्यू फेल ही हो रहे हैं। हर नेता, हर समाज सेवक, हर मंत्री, विधायक जो भी है, मंच पे जब खड़ा होता है तो गरीबों, किसानों, दलितों की बात करता है। तो ऐसा क्या रह गया है कि इतना सब होने के बाद भी दलितों, किसानों और गरीबों का भला नहीं हो पा रहा है? तो कम से कम एक नई सरकार आई है, वो चाह रही है कि भैया चलो इतना दिन से आप लोग ये जो लाइन दोहरा रहे हो, उसकी वजह से तो किसी का कोई भला हुआ नहीं, तो कम से कम एक नया एक प्रयोग लाया जा रहा है, हो सकता है इससे कुछ हो जाए। ठीक है, कोई चीज हम इस्तेमाल करते हैं जब बहुत दिनों तक, और उसका कुछ भी हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम उस चीज को बदल देते हैं ना। तो ये बदलाव की प्रक्रिया है, अभी पता नहीं क्यों लोग विरोध करना समझ में नहीं आ रहा है। इतने किसान मर गए, इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, इतने किसानों के बच्चे भूखों मर गए, कभी किसी के लिए आंदोलन नहीं हुआ, कहीं कोई सड़क जाम नहीं हुई, कहीं कोई बॉर्डर सील नहीं किया गया। और इस चीज में जिस प्रकार से विदेशी शक्तियों ने इंटरेस्ट दिखाया है, जस्टिन ट्रूडो जैसे लोग, और खालिस्तानियों ने जिस प्रकार से इंटरेस्ट लिया है, पाकिस्तान से जिस प्रकार के ट्विटर हैंडल्स एक्टिवेट हुए हैं, तो ये सारी चीजें, तो ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, देश के खिलाफ चल रहा है ये सब। इसमें किसानों का कोई हित नहीं है, और जो वहां बैठे हैं गरीब किसान के पास इतना कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी, इतने कहाँ रिसोर्सेज रहेंगे, वो जाके 4-4 महीने तक बॉर्डर पे बैठेगा अपना घर बार छोड़ के। हम भी किसान परिवार के आते हैं। ये सरासर गलत हो रहा है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है ये। और एक बार ये कानून अगर वापस हो गया तो आने वाले सारे बिल सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। ये उसी का एक ट्रायल चल रहा है, बस बाकी और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा कि इस आंदोलन में 395 पुलिस वाले जख्मी हुए, और एपीजे अब्दुल कलाम रोड पे ब्लास्टिंग भी हुई, और आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो इसे आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या राय है? एपीजे अब्दुल कलाम रोड पे जो ब्लास्टिंग हुई है, उसका तो किसी आतंकवादी संगठन ने, जैश उल हिंद करके कोई आतंकवादी संगठन है जो अब तक अननोन था, उसके बारे में किसी ने को कोई जानकारी नहीं थी,
उन्होंने जिम्मेदारी ली है। वो इजराइल का जो कॉन्सुलेट है उसके सामने ब्लास्ट हुआ था, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, उसमें कुछ हुआ नहीं, कुछ गाड़ियों के सिर्फ शीशे टूटे थे। तो उसका मुझे नहीं लगता किसान आंदोलन से कुछ लेना देना है। भारत का किसान कभी भी देशद्रोही तो नहीं हो सकता और इस प्रकार की हरकतें कभी नहीं करेगा। और रही बात जो पुलिस वालों में जख्मी होने की, तो देखिए ऐसा है कि जब आंदोलन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, वो मामला जब उग्र हो जाता है तो उसमें से दोनों तरफ से कैजुअलिटीज होती ही हैं। आंदोलनकारी भी घायल होते हैं, किसान भी घायल होते हैं, प्रदर्शनकारी भी घायल होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। लेकिन एक चीज थी कि जो निशान साहिब का झंडा लगाया गया तिरंगे के समानांतर, वो दिल को काफी ज्यादा दुखाने वाली थी और पूरे देश के हर देशभक्त नागरिक को ये चीज बहुत गहराई तक चुभ गई। उसका बहुत बड़ा दुख। पुलिस वालों की फैमिली रोड पे आ गई है, आसपास के गांव वाले रोड पे आ गए हैं, आंदोलन हटाओ। इसके बाद अभी जो स्थिति है, और डॉक्टर साहब अभी ये भी सिचुएशन चल रहा है कि आसपास के गांव से लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं कि ये आंदोलन बंद करो। ये जो फर्जी किसान लोग आके आंदोलन करके और झंडे का अपमान करके गए हैं, और पुलिस की फैमिली भी आ रही है जिसमें घायल हुए हैं पुलिस वाले, तो वो सब इसके खिलाफ हैं। ये सब जो आंदोलन हुआ है ये एक्चुअली एक इमोशनल आउटबर्स्ट है। उनके परिवार के लोग जो सुरक्षा बलों में लोग जो थे वो घायल हुए हैं, तो सीधी सी बात है उनके परिवार को तकलीफ हुई है और इसलिए वो सड़क पे आकर इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और जहाँ जहाँ पे ये धरना और ये सब सिटिंग चल रहा है, वहाँ के आसपास के गांवों को के लोगों को और निवासियों को पूरा हाईवे ही है वो, उनको आने जाने में बहुत भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और कोर्ट भी इसमें कुछ विशेष दखलंदाजी कर ही नहीं पा रहा है। कोर्ट ने कमेटी बनाने का सुझाव दिया था, किसानों ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया है। तो वहाँ की जनता के पास अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बची है कि वो जाके वहाँ पे उनका विरोध न करें, और नहीं तो फिर वो उनका तो जीविकोपार्जन के सारे साधन, जब वो आदमी घर से नहीं निकलेगा तो खाएगा क्या वो। इसके लिए लोग वहाँ जाके विरोध कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो किसानों को बार बार अन्नदाता 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 बोल के महिमा मंडित किया जा रहा है ना, ये सरासर झूठ है। कोई किसान अन्नदाता नहीं होता है। अगर वो अन्नदाता है तो हम पैसे के दाता हैं। वो अन्न उगाता है तो हम उसका अन्न खरीदते हैं, वो हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं करता। कोई भी किसान अपना अनाज पॉकेट में किसी को नहीं खिलाता है। अन्नदाता सिर्फ भगवान होता है। किसान वो एक प्रोफेशनल है, वो बिजनेस करता है, अपनी खेती से उपज पैदा करता है, वो ले जाके मार्केट में बेचता है वो, और हम जनता जो है हम उसको खरीदते हैं। तो दोनों का एक म्यूचुअल संबंध है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमारे अन्नदाता है। अन्नदाता परमात्मा है, अन्न किसान नहीं देता हमको। बात समझ रहे हैं? और ये एक खाली एक इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि किसान अन्नदाता है, वो बहुत गरीब होते तो आज जितने बड़े बड़े लंगर वहां चल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें मीडिया में आ रही हैं। ऐसा तो किसान हमने कहीं नहीं देखा। हम भी किसान परिवार के उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे गांव में तो ऐसा कोई किसान नहीं है उस हाई प्रोफाइल लेवल का। हमारे गांव में तो अगर 100 परिवार किसानों के होंगे तो उनके पास मुश्किल से 5 लोगों के पास ही ट्रैक्टर होता है खाली। वो अन्नदाता नहीं है, वो बिजनेसमैन है। वो अन्न पैदा करते हैं, वो बेचते हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। वो अन्नदाता नहीं है, हम उनको पैसा देते हैं। हम भी अगर कल को कहना शुरू कर दें कि हम तो पैसा दाता हैं, हमारे पैसे से ही किसान पल रहे हैं, तो ये गलत बात है। वो बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो दवाई देता है, उसके बदले में फीस लेता है। कोई वकील है, वो अपने क्लाइंट की तरफ से जाके कोर्ट में जिरह करता है तो उसकी फीस लेता है वो। तो ये नहीं कह सकते कि मैं अपने क्लाइंट का भगवान हूँ। क्लाइंट की भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, तो किसानों की भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है। दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब दिक्कत ये आ गई कि उसमें जो आड़ती आ गए हैं, दलाल आ गए हैं, ये उनका आंदोलन है। एक जानकारी आपको मैं बता दूं कि एक लेंटिल दाल होती है, लेंटिल दाल कनाडा में, वो वहां के लोगों ने ये पैदा करना शुरू किया और जितने भी खालिस्तान समर्थक पंजाबियों की संख्या वहां पे बहुत ज्यादा है। और मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने उस दाल का जो इंपोर्ट होता था इंडिया में, उसको उन्होंने तो पूरी तरीके से बंद कर दिया जो है। उसकी वजह से, और उन्होंने ये कहा, जब स्वदेशी का नारा दिया तो उन्होंने कहा कि ये दाल हम भारत में ही पैदा करेंगे। इसकी वजह से जो है उनका जो वहाँ का पूरा
सिस्टम था फार्मिंग का, लेंटिल दाल पैदा करने का, वो पूरा तहस नहस हो गया जो है। उनकी जमीनें खाली पड़ गई, उनकी दाल कोई खरीदने वाला बचा ही नहीं है जो है। इसके लिए कनाडा के प्रधानमंत्री को इंटरफियर करना पड़ा, और वो पैसा जो भी आ रहा है तो फॉरेन की फंडिंग से हो रहा है जो है। उसमें कनाडा का भी हाथ है, चाइना का भी हाथ है, पाकिस्तान से भी पैसा आ रहा है। नहीं तो एक गरीब साधारण किसान जो है लाखों लोगों को लेके 3-3 महीने तक कैसे उनका पालन पोषण कर रहा है। हाईवे पे बैठ के इतने आलीशान हाई फाई 5 स्टार टाइप के टेंट लगे हुए हैं, सारी मनोरंजन की सुविधाएं हैं वहाँ पे, मसाज पार्लर खुले हुए हैं, शराब की नदियां बह रही हैं वहाँ पे। इतना पैसा किसानों के पास कहाँ से आ गया है? अगर किसान इतने अमीर हो गए भारत के, तब तो बाकी की जनता तो फिर और भी ज्यादा अमीर हो गई। इसका मतलब भारत तो विश्व का सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री हो गया। फर्जी आंदोलन? आंदोलन फर्जी नहीं है, उसमें कुछ तो जेन्युइन है, लेकिन उसकी आड़ में जो बाकी के लोग जो घुस आए हैं उन्होंने आंदोलन को बदनाम कर दिया है, और आंदोलन अब अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया है। मेरी एक बात बताइए, आंदोलन में किसानों का आंदोलन है तो वहाँ पे खालिस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं? वहाँ ये नारे क्यों लग रहे हैं कि पंजाब बनेगा पाकिस्तान? वहाँ पे ये कौन सा तेरा मेरा रिश्ता क्या आया, ये सब नारे लगाने का किसानों की समस्या से क्या लेना देना है? जब सरकार ने कह दिया है कि भैया हम अभी इस कानून को लागू नहीं करेंगे, आप 1.5 साल तक हम इसको होल्ड पे रखेंगे, 1.5 साल के बाद भी अगर आप लोगों को कोई तकलीफ होती है फिर हम विचार करेंगे, बात करेंगे। अब आप बात ही करने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं तो फिर कोई मार्ग नहीं बचता ना। सरकार भी तो ऐसी नहीं कि लोग जबरदस्ती जाके वहां पे केंद्र में सरकार बना लिया, उनको भी यहाँ की जनता ने चुन के भेजा है। और ये सारी चीजें सर मोदी जी के चुनाव के मैनिफेस्टो में थी कि हम आएंगे तो ये सारे काम करेंगे, और इन्हीं सारी चीजों का शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी ने, बहुत सारे एविडेंस है मेरे पास और पब्लिक डोमेन में भी है, लोग जानते हैं, वो सारा सब इन्हीं सब चीजों के लिए उन्होंने जोर डाला था। अब आज वही सारी चीजें हो रही हैं तो उनको विरोध कर रहे हैं। आज आढ़तियों की वजह से 2 रुपए का किलो का आलू एक आम आदमी के घर पे आते आते 40 रुपए का हो जाता है वो। तो अगर वो बीच में जो एक ये जो ब्रोकर हैं वो हट जाते हैं तो वो किसान डायरेक्ट जाके अपनी फसल को जो है किसी परिवार को बेच सकता है, किसी आदमी को बेच सकता है, तो उस ग्राहक को भी सस्ते में मिलेगा और किसान को भी फायदा होगा। इसमें बुराई कहाँ से समझ में नहीं आ रही मुझे। और डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आप विजयनगर से वार्ड नंबर 50 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको बेटा था? इसलिए ऐसा है कि हर वार्ड से इच्छुक उम्मीदवारों की सूची मंगाई गई है। जिन लोगों की इच्छा है चुनाव लड़ने की उन सबसे आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। ये हर पार्टी का प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के तहत मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की चुनाव लड़ने के। बाकी पार्टी का आला कमान, पार्टी का जो नेतृत्व है, यहाँ का जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश की चुनाव कमेटी है, वो डिसाइड करेगी किस उम्मीदवार को योग्य समझते हैं तो उसको टिकट दिया जाएगा, फिर वो इलेक्शन लड़ेगा। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। तो अगर आपको सेवा का मौका मिलता है तो आप किस प्रकार से लोगों की सेवा? भाई साहब, मैं सेवा ही कर रहा हूँ यहाँ पे। पिछले करीब 18 वर्षों में यहाँ के आसपास के जितने भी जीपी हैं, क्लिनिक हैं या जो भी हैं, डिस्पेंसरी, सबसे कम पैसे में चार्ज करता हूँ। उसके अलावा लोग आज मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं। जब से इलेक्शन का माहौल आया है यहाँ देख रहा हूँ मेडिकल कैंपों की बाढ़ आ गई है, और मैं हर साल हर महीने में 2 बार मेडिकल कैंप करता हूँ। तो मेरा आधा जीवन तो मेडिकल कैंप करते करते गुजर गया। 18-19 वर्षों से लोगों के बीच में हूँ मैं, और जो भी मेरे से छोटा बहुत बड़ा या कुछ भी हो सकता है वो हम करते रहते हैं जो है। और ये मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारे सामाजिक और कानूनी विषयों में हमने लोगों की काफ़ी मदद की है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना संकट में जो पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ था, हमने एक दिन के लिए भी मेरी डिस्पेंसरी मैंने नहीं बंद की थी। 4 महीना तक मैंने लोगों को फ्री में यहाँ पे दवाइयाँ दी, किसी से एक पैसा नहीं लिया, और भोजन वितरण किया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी यहाँ के जो कलेक्टर थे वो तत्कालीन डॉक्टर कैलाश शिंदे जी, हमारे अच्छे संबंध थे उनके साथ, और किरण सुरवसे और स्वप्निल तांगड़ी जी जो यहाँ के एसडीएम थे, और किरण सुरवसे जी तहसीलदार जी, उनके माध्यम से, उनके कोऑपरेशन से सहयोग करके करीब 6400 प्रवासी मजदूरों को हमने उत्तर प्रदेश भेजने की व्यवस्था की थी। ये सारे काम हमने किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, और मुझे लगता है कि अगर जनता को लगेगा कि भैया ये काम ठीक है, ये आदमी ठीक है, तो हमको वोट देगी। हमारा कोई प्रेशर नहीं है, ना तो हम पैसा देने वाले किसी को, ना कोई मसल पावर है हमारे पास, ना कोई मनी पावर है। लोगों के सामने हमने एक विकल्प रखा है कि हम भी हैं, हमारा ये चरित्र है, हमारा ये बैकग्राउंड है। अगर उनको पसंद आता है तो हमको चुनेंगे, नहीं पसंद आता तो हमारा तो जो चल रहा है चलता ही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।
धन्यवाद मैं आपको भी देना चाहूँगा कि कम से कम मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का आपने एक प्लेटफॉर्म दिया और मैं आशा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बातें लोगों तक पहुँचेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी और इसके लिए आपने जो किया है उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो हम अपने इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। मैं विकास सिंह चक्रधारी शंखनाथ से आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल चक्रधारी शंखनाथ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।